नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोग पता होगा कि सीबीएसई की तरफ से सीटेट जुलाई 2024 का आपका फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि आपका यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर आप जो है 5 अप्रैल 2024 को रात के 12 बजे तक अपना सीटेट जुलाई 2024 का कंप्लीट जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आज है आपका 4 अप्रैल 2024 यानी कल तक रात के 12 बजे तक अभी तक आप अपना सीटेट जुलाई 2024 के लिए कंप्लीट जो है फॉर्म सबमिट नहीं किए होंगे तो आप यहाँ पर जो है कर लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है वो डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे एनआर से डीएलएड शिक्षक आप लोग जो है उस सीटेट जुलाई 2024 में जो है फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हो, आप यहाँ पर एग्जाम जो है वो देना चाह रहे हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि हम यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और करेंगे भी तो ये जो आपका सीटेट जुलाई 2024 यदि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो भी आपकी शिक्षक भर्ती या फिर शिक्षक बहाली आती है तो उसमें ये आपका जो सीटेट जुलाई 2024 वाला है तो ये आपका मान्य होगा या फिर नहीं मान्य होगा। क्योंकि जिस तरीके से आपका उत्तराखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आपके डिसीजन आए थे कि जो आपका एनआर डीएलएड के विपक्ष में जो आपके डिसीजन थे, उसके बाद बहुत सारे जो आपके स्टेट है वहाँ से आपकी या तो शिक्षक भर्ती में फॉर्म ही जो है आपके सबमिट नहीं कराए गए, या फिर बीच में ही जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक थे उनको यहाँ पर शिक्षक बहाली में कंप्लीट होने से जो है आपका रोक दिया गया। खासतौर पर आपका उत्तराखंड का मामला था, जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती का मामला था, या फिर जो आपका असम का मामला हो, या फिर जो आपका पश्चिम बंगाल में जो आपकी शिक्षक भर्ती है तो उसका यहाँ पर मामला है। तो उन सभी मामले को आप यहाँ पर जो है देख कर ये जो आपका सीटेट जुलाई 2024 है तो इसमें आप यहाँ पर जो है कंफ्यूज हैं। तो जितने भी आप लोग का यहाँ पर डाउट है, हर एक डाउट यहाँ पर जो है वो लिए हैं, निश्चित तौर पे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेगा। आप लोग को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा, और उसके साथ ही जो भी आप लोग यहाँ पर डाउट रहेगा सीटेट जुलाई 2024 को लेकर तो हर एक डाउट यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर भी जो है आपका हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम यस या फिर नो में हम यहाँ पर जो है बात करें कि आप यदि एनआरसी डीएलएड जो है उस शिक्षक हैं और आप जो है पूछ रहे हो या फिर आप यहाँ पर जानना चाह रहे हो कि हम यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 के लिए अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं या फिर नहीं, तो देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर यस जो है कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर जो है वो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपकी एनआर डीएलएड के विपक्ष में आपके डिसीजन दिए गए, यहाँ पर एनआर से डीएलएड जो आपका कोर्स है, जो आपका डिग्री है वो आपका यहाँ पर इनवैलिड कर दिया गया, तो फिर हम यहाँ पर किस आधार पर सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे, आपका इस तरीके का जो है आपका प्रश्न है। तो देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर जो है वो सही सोच रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ का जो है ध्यान रखिएगा कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन दिए गए थे उत्तराखंड के संदर्भ में, जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका बोला गया था कि जो आपका एनआर डीएलएड कोर्स है वो आपका यहाँ पर 18 महीने का कोर्स है, और जो आपका रेगुलर डीएलएड का कोर्स होता है वो आपका 2 वर्ष यानी 24 महीने का जो है आपका कोर्स होता है। इसलिए एनआरसी डीएलएड जो आपका कोर्स है वो आपका रेगुलर डीएलएड कोर्स के समकक्ष नहीं है, यानी उसके बराबर नहीं है, ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था। बराबर को लेकर आपका बोला गया था, ऐसा आपका ये नहीं बोला गया था कि जो आपका एनआर डीएलएड जो आपका कोर्स है या फिर जो आपका डिग्री है उसको हम यहाँ पर रद्द कर देते हैं या फिर आपके यहाँ पर इनवैलिड जो है आपके कर देते हैं। और यही जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपका आदेश आया था तो फिर इस आदेश के बाद जो आपके 3-4 राज्य की जो आपकी शिक्षक भर्ती चल रही थी तो उसमें या तो आपके फॉर्म ही सबमिट नहीं कराए गए, या जिस तरीके से आपका बिहार का जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 का मामला था, या फिर जो आपके अन्य स्टेट के मामले थे तो उसमें एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक थे उनका फॉर्म तो सबमिट कराया गया था, लेकिन बीच में ही उन लोग को यहाँ पर मना जो है आपका कर दिया गया। तो देखिए वो आपका शिक्षक भर्ती का मामला था, ये आपका जो पात्रता एग्जाम है तो इसका यहाँ पर मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपके डिसीजन आए थे उसको यहाँ पर जो है अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं कि आप जैसे नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो तो आप यहाँ पर कुछ सोचेंगे और विचारेंगे तभी तो अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसी डिसीजन में ये भी आपका बोला गया था, जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जानते हैं। आप एनआरसी डीएलएड कोर्स किए हैं और आप जिस विद्यालय से एनआर डीएलएड कोर्स किए हैं उसी विद्यालय में अभी तक आप बने हैं, तो बिल्कुल ये जो आपका एनआर डीएलएड का कोर्स है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल वैलिड है, ये आप तो जानते हैं, इसमें कोई आपका यहाँ पर दो राय नहीं है। चाहे आप भले ही एडेड विद्यालय यानी जो आपका अनुदानित विद्यालय है उसमें हो, या फिर जो आपका प्राइवेट विद्यालय है उसमें आप हो, या फिर मान लीजिए बहुत सारे आपके गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं, या फिर जो आपका गवर्नमेंट विद्यालय भी होता है तो उसमें भी बहुत सारे एनआरसी डीएलएड जो हैं, आप लोग एनआर डीएलएड जो कोर्स किए उसी विद्यालय से किए और अभी तक आप लोग कार्यरत हों या फिर जो आप काम कर रहे हैं आप उसी विद्यालय में जो है काम कर रहे हैं, तो वो तो आपका यहाँ पर ऐसे कंडीशन में आपका यहाँ पर कोर्स बिल्कुल वैलिड है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका यही बोला गया था कि आपका जो विद्यालय है, आप यदि अपना विद्यालय चेंज करते हैं तो जो आपका यहाँ पर कोर्स होगा
वो आपका यहाँ पर बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा, यानी ऐसे कंडीशन में आपका यहाँ पर मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप किसी प्राइवेट विद्यालय में जो है वो कार्यरत हैं, और जो आपका प्राइवेट विद्यालय में जैसे आप जो है अपना काम कर रहे हैं, तो भले ही आप टेट हो या फिर जो आपका सीटेट है वो आप यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, और जो आपका NRDLED है उसी के आधार पर जो है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो देखिए आप भले ही उस विद्यालय में पढ़ा रहे हो, लेकिन जो विद्यालय की जो आपकी नियमावली होती है या फिर जो आपका प्राइवेट विद्यालय जो आपका मान्यता प्राप्त विद्यालय, उसमें भी जो शिक्षक का क्वालिफिकेशन होता है उसमें बाकायदा जो आपका योग्यता गवर्नमेंट विद्यालय के लिए होता है, जो आपका DLED हो या फिर जो आपका पात्रता वगैरह है, वो भी आपका प्राइवेट विद्यालय में भी जो है आपका रहता है। और जब जिस आप प्राइवेट विद्यालय से NRDLED का कोर्स आप किए हैं और उसी विद्यालय में आप अभी तक कार्यरत हैं, और उस विद्यालय में आप लोग का जो NRDLED का कोर्स है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल वैलिड है, तो तब तो वहाँ से आप अपना सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ये जो आपका सीटेट जुलाई 2024 है, तो इसमें आप बिल्कुल वैलिड हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यदि मान लीजिए कोई आपकी गवर्नमेंट शिक्षक बहाली आती है या फिर शिक्षक भर्ती आती है, तब फिर उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यदि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो यदि आपका चेंज होता है तभी आप बहाली में जो है वो चेंज होंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो आपका पात्रता एग्जाम है, यानी जो आपका सीटेट का एग्जाम है, उसकी वैलिडिटी को लेकर बात करें तो वो आपका बिल्कुल वैलिड होगा, इसमें आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जिस विद्यालय प्राइवेट विद्यालय में हैं और उसी प्राइवेट विद्यालय से आपने NRDLED कोर्स किया है, तो उस विद्यालय में भी जो आपका क्वालिफिकेशन होगा उसमें आपका टेट हो या फिर सीटेट हो वो आपका चाहिए। और उसी विद्यालय में जब आपका NRDLED कोर्स वैलिड है तो उस विद्यालय से आप सीटेट का एग्जाम हो या फिर आप किसी राज्य से हैं और उस राज्य का जो आपका पात्रता एग्जाम है तो उसमें आप बिल्कुल वैलिड हैं, किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका बोला गया था कि जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं और उसी विद्यालय से आप यहाँ पर NRDLED कोर्स किए हैं, तो बिल्कुल ऐसे कंडीशन में जो आपका NRDLED कोर्स होगा वो आपका यहाँ पर मान्य होगा। ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वही जो आपका डिसीजन था उत्तराखंड के संदर्भ में, उसमें आपका यहाँ पर जो है बोला गया था। अब यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक होंगे कि आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हम तो यहाँ पर विद्यालय छोड़ दिए हैं, अब यहाँ पर क्या करें, क्या हम सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं? देखिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम तो वो विद्यालय छोड़ दिए, और हम वो विद्यालय छोड़ दिए हैं तो क्या हम उस विद्यालय में फिर से जो है वो ज्वाइनिंग लेकर या फिर उस विद्यालय में हम यहाँ पर कार्य करके अपना सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म सबमिट करें? तो देखिए ऐसा आपको यहाँ पर नहीं करना है। आप विद्यालय को छोड़ दिए हैं, आप ये जो है वो सिर्फ बात जो है वो जान रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा तो जान नहीं रहा है कि आप विद्यालय पकड़े हैं या फिर छोड़े हैं। तो आप यहाँ पर विद्यालय भले ही जो है वो छोड़ दिए हो, लेकिन आप यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 में आप जो है फॉर्म सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना सीटेट का जुलाई 2024 का फॉर्म भी सबमिट करेंगे तो उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस विद्यालय में कार्यरत हैं, और कार्यरत हैं तो उस विद्यालय का आप यहाँ पर डाटा जो है वो दीजिए। तो आप यहाँ पर विद्यालय भी छोड़ दिए हैं तो भी यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप सीटेट जुलाई 2024 के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। आप लोग मतलब देखिए, आप जितना आगे सोचेंगे या फिर जितना ज़्यादा सोचेंगे तो फिर उसमें आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इस मैटर को लेकर आप लोग सोचेंगे या फिर एक जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे कहा भी जाता है कि जो मतलब काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, और जो थोड़ा सा अपना टेक्निकल या फिर थोड़ा सा अपना मतलब एक्स्ट्रा जो है वो मतलब दिमाग यूज किए वो लोग आगे जो है वो निकल जाते हैं। तो यही मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप विद्यालय छोड़ भी दिए हैं तो भी यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो मतलब विद्यालय पकड़ने को लेकर हो या फिर मान लीजिए बाद में आपका डाटा कभी आपकी कोई वैकेंसी हो या फिर आपका बहाली हो उसमें यदि मांगा जाता है तो फिर वो आपका बाद में आप यहाँ पर मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ऐसे कंडीशन में जो आपका सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म सबमिट करने को लेकर है तो आप यहाँ पर कर लीजिए, किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर दिक्कत जो है आपका नहीं है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि आप लोग NRC-DLED तो किए और उसके साथ ही जो आपका रेगुलर DLED है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का आपका डिसीजन आ गया, तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग रेगुलर DLED में अपना एडमिशन जो है वो ले लिए। अब यहाँ पर आपका रेगुलर DLED है और एक तरफ आपका NRC-DLED है। अब यहाँ पर आप जो है वो कन्फ्यूज हैं कि हम यहाँ पर किससे जो है फॉर्म भरें, क्या हम यहाँ पर रेगुलर DLED से फॉर्म भरें या फिर जो आपका NIOS है उससे हम यहाँ पर जो है फॉर्म भरें। तो देखिए यहाँ पर बता दें कि आप किसी से भी फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बस आपका यही चेंज होगा कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर NRC-DLED को लेकर अपना सीटेट जुलाई 2024 का जो है फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो, तो उसमें आप यहाँ पर जो है पास जो है वो डालेंगे, जो आपका क्वालिफिकेशन होता है, जहाँ पर आपका DLED का डिटेल जो है आपका मांगा जाता है। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जो आपका रेगुलर DLED होगा वो आप यदि करेंगे तो उसमें आप यहाँ पर क्या है कि आपको अपेयरिंग डालना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका जो रेगुलर DLED है वो अभी आपका अपेयरिंग है वो आपका यहाँ पर
कंप्लीट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि हम यहाँ पर रेगुलर डीएलएड वाले से भरें या फिर एनआईएस वाले से भरें। यदि हम यहाँ पर एनआईएस वाले से भरते हैं और अभी आगे चलकर आपका वैलिड हो जाता है, तो जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती हो या फिर जो आपका अन्य स्टेट का मान लीजिए कोई भर्ती वगैरह आता है, तो उसमें हम यहाँ पर बिल्कुल वैलिड हो जाएंगे। और यदि हम यहाँ पर रेगुलर डीएलएड से अपेयरिंग करके भर देते हैं और हम यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं और फिर उसके बाद अगले ही साल आपकी वैकेंसी आ जाती है और फिर उसके बाद आपका उसी समय एनआईएस डीएलएड जो आपका कोर्स है वो आपका यहाँ पर वैलिड हो जाता है, तब तो फिर हमारा यहाँ पर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए आपका किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होगा। आप यदि रेगुलर जो आपका डीएलएड है उसके बेस पर आप यहाँ पर अपेयरिंग करके सीटेट जुलाई 2024 का जो है फॉर्म सबमिट करें हैं और मान लीजिए अगले ही जो आपका बिहार का TRE-4 हो या फिर मान लीजिए किसी अन्य स्टेट में, चाहे आपका यूपी हो या फिर कोई अन्य स्टेट है, उसमें यदि आपका यहाँ पर भर्ती आ जाता है और भर्ती से पहले जो आपका एनआईएस डीएलएड कोर्स है वो आपका यहाँ पर वैलिड हो जाता है, तो आप जो अपेयरिंग के रूप में आप यहाँ पर सीटेट का फॉर्म सबमिट किए थे, तो उसी रिजल्ट के बेस पर आप इसमें भी जो है आप मतलब जो फॉर्म आएगा नौकरी को लेकर, तो उसमें आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल ये मत सोचें कि हम यहाँ पर रेगुलर डीएलएड से सीटेट कर रहे हैं तो सिर्फ हम रेगुलर डीएलएड जो आपका होगा उसी बेस पे हम यहाँ पर नौकरी पाएंगे या फिर जो आपकी बहाली होगी उसमें आप यहाँ पर शामिल होंगे। ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आपका जो सत्र है या फिर जो आपका कोर्स है वो आपके पास रेगुलर डीएलएड भी है और आपके पास यहाँ पर एनआईएस डीएलएड जो आपका कोर्स है वो भी आपका यहाँ पर है। जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका ये नहीं लिखा जाता है कि आप अपेयरिंग के रूप में आप अपना सीटेट का एग्जाम दिए थे या फिर आप यहाँ पर जो मतलब जो आपका एनआईएस डीएलएड है उसके बेस पर आपने यहाँ पर जो है उस सीटेट का एग्जाम जो है वो दिया था। आपके पास जो कोर्स है वो आपका यहाँ पर मतलब आप यहाँ पर डिग्री अपना कंप्लीट जो है वो किए हैं और आपका एनआईएस से जो आपका डीएलएड है वो आपका यहाँ पर वैलिड होने के बाद आपकी वैकेंसी आ जाती है और जो आपका रेगुलर डीएलएड है वो आपका यहाँ पर अपेयरिंग है, उसके बाद भी आप एनआईएस डीएलएड के बेस पर अपना फॉर्म भी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और जो आपका सीटेट होगा जो कि आपका रेगुलर डीएलएड के बेस पर जो आपका सीटेट है तो उसे भी आप यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की बिल्कुल आपके यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एनआईएस से जो आपका डीएलएड है उसके बेस पर भी यदि आप सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म सबमिट किए हो तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पर रेगुलर डीएलएड के आधार पर अपेयरिंग डालकर भी आप यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म सबमिट किए हो तो भी यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और थोड़ा सा भी अपने मन में संशय या फिर कंफ्यूजन जो है आप यहाँ पर मत पालिएगा। जो आपका यहाँ पर फोकस होना चाहिए वो आपका यहाँ पर जो सीटेट जुलाई 2024 का एग्जाम है उस पर आप लोग यहाँ पर फोकस जो है आपका होना चाहिए। इसी मैटर को लेकर आपने देखा था कि जब आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट था तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका बीएड का मामला था तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो बीएड भी किए थे और वो लोग यहाँ पर डीएलएड भी किए थे। और जब यहाँ पर उनका प्राइमरी का मामला आया तो वो लोग क्या किए थे कि वो बीएड और डीएलएड तो दोनों किए थे, लेकिन वो लोग जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए थे वो अपना प्राइमरी का बीएड के आधार पर जो है वो अपना सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए थे। यानी जब वो लोग सीटेट का फॉर्म भरे थे तो उसमें अपना बीएड का डिटेल जो है वो डाले थे और उसी बीएड के डिटेल के आधार पर वो लोग अपना सीटेट का जो है एग्जाम क्वालिफाई थे। और फिर जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका बीएड वाले मामले को लेकर आया कि बीएड वाले जो हैं वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे और टीआरई फर्स्ट से जो बीएड वाले थे उनको यहाँ पर बाहर किया गया। लेकिन बाहर करने से पहले जो आपका बीपीएससी है उनसे यहाँ पर मांगा गया कि आप यदि बीएड किए हैं और आप मतलब बीएड से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं और आप जो है वो डीएलएड भी किए हैं तो आप यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन जो है उसे चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर वो लोग अपना जो क्वालिफिकेशन था उसे यहाँ पर चेंज तो किए तो कि वो फिर उनका जो मेरिट वगैरह था उसमें वो लोग यहाँ पर शामिल हो गए और वो जो है वो नौकरी भी करें। लेकिन उनका जो सीटेट था उनका सीटेट का जो फॉर्म भरे थे और वो लोग जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए थे वो बीएड के आधार पर अपना सीटेट जो है एग्जाम क्वालिफाई किए थे। जब सीटेट का फॉर्म भरे थे तो बीएड का अपना डिटेल जो है वो डाले थे। तो क्या वो लोग नौकरी से बाहर हो गए? बिल्कुल नहीं बाहर हुए, क्योंकि उनके पास जो सीटेट है वो भी अवेलेबल था, मतलब उनके पास बीएड था वो भी अवेलेबल था और उनके पास जो डीएलएड था वो भी उनके पास जो है अवेलेबल था। और वो जब सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किए तो उनका ये नहीं देखा गया कि आप बीएड के बेस पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं या फिर आप डीएलएड के बेस पर जो है वो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं। बस आपके पास पात्रता होना चाहिए, बस इतना ही आपके यहाँ पर मैटर जो है आपका रखता है। जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका कहीं पर ये नहीं लिखा जाता है कि आप अपेयरिंग के रूप में सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आप बीएड के आधार पर अपना सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं या फिर आप डीएलएड के आधार पर अपना सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं या फिर एनआईएस डीएलएड जो आपका कोर्स है उसके आधार पर अपना सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। बस आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं, बस उतना ही आपका जो है वो यहाँ पर आपका देखा जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप यदि रेगुलर डीएलएड कर रहे हैं, कोर्स अपना कंप्लीट कर रहे हैं और अभी आप यहाँ पर अपेयरिंग में हैं तो आप किसी से भी अपना सीटेट का फॉर्म जो है वो सबमिट किए हों तो इसको लेकर आप यहाँ पर तनिक भी जो है वो चिंतित मत होइए कि हम यहाँ पर रेगुलर डीएलएड के आधार पर अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में अपना सीटेट का फॉर्म भर दिए और एनआईएस डीएलएड आपका वैलिड हो जाता है और फिर आपकी बहाली आ जाती है तो उससे हम यहाँ
यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल आप यहाँ पर बाहर नहीं होंगे और थोड़ा सा 1% भी आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो आपका सीटेट का जो आप यहाँ पर पास किए हैं उससे पहले ही जो आपका एनआर से डीएलएड जो आपका कोर्स है वो आपके पास कोर्स अवेलेबल है, और जो आपका रेगुलर डीएलएड का कोर्स है उससे पहले ही, क्योंकि जो आपका एनसीटी है उनके तरफ से आपका चेंज कर दिया गया कि आप जो आपका पात्रता जो आपका प्रशिक्षण कोर्स है उसमें आप एडमिशन ले लेते हैं, और उसके बाद यदि एक दिन बाद भी आप लोग का पात्रता जो आपका परीक्षा है उसका यदि फॉर्म सबमिट कर फॉर्म जो है आपका आता है तो उसमें आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए आप किसी भी आधार से मतलब किसी भी तरीके से अपना सीटेट का जुलाई 2024 का फॉर्म सबमिट किए हैं तो पूरा फोकस आपके तैयारी पर होना चाहिए, किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है वो दिक्कत नहीं है। तो आई होप यहाँ से आप लोग का यहाँ पर डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करिए, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। अब आगे आपका यहाँ पर जो आपका डर होगा वो आपके यहाँ पर बहाली को लेकर है, या फिर जो आपकी नौकरी है कि हम यहाँ पर इस तरीके से अपना सीटेट एग्जाम दे देते हैं, क्योंकि जो आपका सीबीएसई है यानी सीटेट एग्जाम देंगे तो ऐसा आप ये मत सोचिएगा कि हमारा एडमिट कार्ड रुक जाएगा या फिर जो आपका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आता है वो आपके यहाँ पर रुक जाएगा। बिल्कुल किसी का भी यहाँ पर नहीं रुकेगा, सभी लोगों का आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आप यहाँ पर एग्जाम भी देंगे, और जो आपका यदि क्वालिफाई करते हैं तो जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो भी आपका सीबीएसई की तरफ से डिजी लॉकर में जो है आपका अवेलेबल करा दिया जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और यदि मान लीजिए आपका जो बहाली हो या फिर जो आपका नौकरी है उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर मान लीजिए किसी भी तरीके से अभी तो, क्योंकि अभी हम सिर्फ आपके पात्रता को लेकर बोले हैं, यदि मान लीजिए कोई नौकरी हो और जो आपकी बहाली है उसमें तो अभी वर्तमान को लेकर आज के डेट में हम यहाँ पर बात करें तो जो एनआर से डीएलएड जो कैंडिडेट हैं या फिर जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर वैलिड नहीं है, लेकिन बाद में कभी भी आपकी वैकेंसी आती है और अभी आप सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम क्वालिफाई करके इसी सीटेट के बेस पर आप उस बहाली में शामिल होने को लेकर या फिर न होने को लेकर आप यहाँ पर चिंतित हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर चिंतित मत होइएगा, क्योंकि उसमें भी आपका यहाँ पर मान्य होगा, किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर जो है वो दिक्कत नहीं है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि आप यहाँ पर बहाली को लेकर भी आप यहाँ पर चिंतित होंगे कि हम यहाँ पर सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करके क्या करेंगे, जब आपकी आगे बहाली आएगी उसमें हमारा यहाँ पर सीटेट आपका वैलिड ही नहीं होगा, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर वैलिड होगा। तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन थे वो आपके यहाँ पर समकक्षता को लेकर था कि जो आपका 18 महीने का एनआरसी डीएलएड जो आपका कोर्स है वो आपका यहाँ पर 2 साल का जो आपका रेगुलर डीएलएड का कोर्स है उसके समकक्ष यानी उसके बराबर यहाँ पर नहीं है। और जो यहाँ पर एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं, आप लोग जिस विद्यालय से एनआर डीएलएड अपना कोर्स किए हैं उसी विद्यालय में आप यहाँ पर हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग का जो कोर्स है वो आपके यहाँ पर वैलिड रहेगा, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। ऐसे कंडीशन में यदि आप यहाँ पर अपना विद्यालय चेंज करते हैं तभी ये जो आपका कोर्स है वो आपका यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपका दिया गया था। तो बिल्कुल आप यहाँ पर अपना सीटेट जुलाई 2024 का फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय में भले ही आप बिना पात्रता एग्जाम क्वालिफाई किए आप उस विद्यालय में पढ़ा रहे हो, लेकिन जो आपका मेन क्वालिफिकेशन होता है उसमें भी जो आपकी गवर्नमेंट जो आपके विद्यालय हैं उसमें जो आपका पात्रता होता है वहीं आपके प्राइवेट विद्यालय में भी जो आपका पात्रता है, जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर जो है वो चाहिए होगा। तो उस विद्यालय के आधार पर जब आप लोग यहाँ पर कोर्स वैलिड है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सीटेट का भी फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है वो दिक्कत नहीं है। बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा कोई अन्य आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में जो है अपना जो है वो शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना अपडेट है, बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।